नमस्कार, मैं हूँ हेमेंद्र खान और आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड ट्रैकर्स पर, टुगेदर टुवर्ड्स एक्सीलेंस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का जो पहला चैप्टर हमारे पास है, यूरोप में राष्ट्रवाद। और इस चैप्टर में हम आज राष्ट्रवाद से संबंधित बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, काफ़ी लेंथी चैप्टर है, तो इसमें हम कुछ ब्रेक करके चैप्टर्स को पढ़ेंगे, कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका पहला भाग, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भाग 1। इस प्रस्तुति को देखने के बाद आप यूरोप में राष्ट्र राज्य के पूर्व की अवस्था से परिचित हो सकेंगे, राष्ट्र राज्य की मूल भावना को समझ सकेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण में कौन-कौन से कारक सहायक थे, उनकी पहचान कर सकेंगे। इसके अलावा राष्ट्र राज्य के निर्माण में फ्रांसीसी क्रांति का कितना योगदान था, इसे समझ सकेंगे। और साथ ही साथ इसमें हम पढ़ेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद किसे कहते हैं और उसकी अवधारणा से परिचित हो सकेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले इस पाठ की ओर। 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉरेयू ने एक जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों की 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, और इस तस्वीर के माध्यम से हम राष्ट्रवाद की उस भावना को समझने का प्रयास करते हैं कि इसने यूरोप में किस प्रकार इस पर अपनी इम्पैक्ट प्रोसेस की है। आइए इस तस्वीर को देखते हैं। इस तस्वीर को देखने पर हमें बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। उन चीजों के बारे में, उन स्थितियों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपके लिए इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और उसके बाद आप जो भी आपने देखा है उसे, कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं, उसे हम अगली स्लाइड पर एक बार मैच करेंगे। अगर आप इस तस्वीर को देख पा रहे हो तो अब हम आगे चलते हैं कि किस प्रकार से और कौन-कौन सी चीजें हमें इस तस्वीर में दिख रही हैं। अगर इस तस्वीर को हम ध्यान से देखें तो इसमें सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के जो स्त्री पुरुष थे वो एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। यहाँ स्वतंत्रता की देवी के बाएं हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है और दाएं हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। और ये दोनों ही चीजें आपने फ्रांसीसी क्रांति में देखी थी कि किस प्रकार से उससे सिंबलाइज किया गया था। इसके अलावा प्रतिमा के सामने हम देख सकते हैं कि जो निरंकुश संस्थान थे उनके टूटे हुए अवशेष बिखरे हुए हैं। ये निरंकुश संस्थान क्या हुए? वास्तव में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, निरंकुश, निरअंकुश यानी ऐसी चीज जिस पर किसी का अंकुश ना हो, जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो, राइट। ये स्थिति हम जो पूर्व में स्थित राजशाही थी उसके लिए बारंबार प्रयोग करते थे, क्योंकि राजा की इच्छा सर्वोपरि होती थी और वो किसी के नियंत्रण में नहीं होते थे। इसलिए ऐसे संस्थानों को हम निरंकुश संस्थान के बारे में कहते हैं। और यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि 1848 में जो एक कल्पना की गई, वहां पर प्रतिमा के सामने ऐसे निरंकुश राजशाही संस्थानों के जो टुकड़े थे, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मुकुट हैं और राज्य चिन्ह हैं, ये सारे टूटकर बिखरे हुए हैं। इसके अलावा सारेयों ने जो कल्पनादर्श एक कल्पना का देश बनाया, उसमें दुनिया के लोग अलग-अलग राष्ट्र के समूहों में तो बटे हुए थे, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से हो रही थी। लेकिन उसके बाद भी वो सभी के सभी एक ओर, यानी कि राजशाही से लोकशाही की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इस जुलूस का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड कर चुके हैं, जो कि स्वतंत्रता की मूर्ति को पार कर चुके हैं, और फ्रांस अभी-अभी पहुंचा है।
ये वो स्थिति है जब आपने देखा था कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के जब हुई थी, तब से लेकर और वापस 1815 में नेपोलियन के पराभव के बाद, जिसके बारे में ऑलरेडी चर्चा हमने क्लास 9th के वीडियो में की हुई है, क्लास 9th के चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति में की हुई है। तो उसमें आपको ध्यान होगा कि किस प्रकार से 1815 में और 1804 में जब नेपोलियन बोनापार्ट ने इस फ्रांस की राजसत्ता को एक बार फिर से राजशाही में बदल दिया। वहाँ से लेकर और 1815 में उसके पराभव के बाद एक बार फिर से जो यूरोप के दूसरे राज्य थे, उन्होंने ब्रूगो राजवंश को दोबारा से गद्दी पर बिठाया। तो ये जो एक टर्मॉइल वाली सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को देखते हुए इस कलाकार ने 1848 में इस चित्र का चित्रण किया था, राइट? और इसी वजह से फ्रांस को यहाँ पर अभी भी पहुँचा दिखाया जा रहा है। इसके पीछे-पीछे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लोम्बार्डी, पोलैंड, हंगरी और रूस जैसे अनेक देश उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जहां पर अमेरिका, स्विट्जरलैंड या फ्रांस पहुंच चुके हैं, यानी लोगों के द्वारा शासन करने की। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि ऊपर स्वर्ग में ईसा मसीह, संत और फरिश्ते, ये सारे के सारे लोग स्वर्ग से अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, राइट? और दुनिया के बीच में भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। यानी भले ही वो इस स्थिति को देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से लोग बटे हुए हैं, लेकिन उन सब का जो एक मत है कि वो लोग अब राजशाही से लोकशाही की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये उनके लिए एक बहुत ही अ, उद्बोधन वाला कारण था, जो उसे वो अपनी आशीर्वाद से पूरा कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण की पूर्व अवस्था क्या थी? ऐसे कौन-कौन से, क्योंकि हम बार-बार राष्ट्र राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे उससे पहले कौन-सी स्थिति थी? और राष्ट्र राज्य के आने के बाद कौन-कौन सी परिस्थितियाँ बदली हुई, ये हम तभी समझ पाएँगे, जब हम उनके निर्माण के पूर्व की अवस्था के बारे में जान सकेंगे। 18वीं सदी में यूरोप राजशाहियों, डचियों और कैंटनों के में बटे हुए थे, राइट? वे अलग भाषाएँ बोलते थे, जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य में ही बोहेमिया जैसे इलाकों में जर्मन बोली जाती थी, वेनेशिया में इतालवी बोली जाती थी, हंगरी में मैग्यार, जबकि गलीशिया में पोलिश बोली जाती थी। इसके अलावा वे विभिन्न जातीय समूह के भी सदस्य थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, दक्षिण में क्रोएट, पूर्व में रोमन, लेकिन ये सारे के सारे हैब्सबर्ग साम्राज्य के अधीन थे। यानी अलग-अलग भाषाएँ बोलते थे, अलग-अलग जातीय समूह थे। साम्राज्य का विस्तार इतना ज़्यादा था कि वो अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोग, अलग-अलग जातीय समूह, अलग-अलग भाषाओं में रहने वाले लोगों के ऊपर उन्होंने अपना कब्ज़ा जमाए हुए था। और अगर इस स्थिति को देखें तो ये एक राजनीतिक एकता में बहुत बड़ी बाधक थी, क्योंकि वो अलग भाषा बोलते थे, उनमें वो अलग-अलग जातीय समूह में बटे हुए थे। तो फिर ऐसी हालत में वो एक समान एक जगह इकट्ठे कैसे रहते थे? तो उनके एक सूत्र में बंधने का तत्व केवल सम्राट के प्रति उनकी निष्ठा थी, और जब कभी भी सम्राट कमज़ोर होता था, तो वो उसका फ़ायदा उठाकर उनसे अलग होने की कोशिश किया करते थे। यानी कहीं न कहीं अगर हम देखें इस बात को, तो हम सोच सकते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तरह से लोगों के ऊपर दूसरे जो हमारे पास समूह थे, उनका कंट्रोल होता था, और जैसे ही कंट्रोल वीक होता था, वो वापस अपने आप को अलग करने की कोशिश करते थे। अब ऐसी हालत में राष्ट्रवाद की भावना कैसे जागृत हो सकती थी? जहाँ पर एक साम्राज्य के अंदर ही बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोग, बहुत सारे जातीय समूह के लोग थे। तो ऐसे में राष्ट्रवाद की भावना, यानी एक होने की भावना तो जागृत होनी कितनी मुश्किल सी चीज़ है, राइट? तो आइए देखते हैं कि ये कैसा हुआ। लेकिन उससे भी पहले ये ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि राष्ट्र राज्य कहते किसे हैं। वास्तव में अगर हम देखें, तो जो बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य थे, वो उनके स्थान पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ था। और ये जो बहुराष्ट्रीय साम्राज्य थे, उनका एक महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं कि जो रोल था, वो ये था कि उनके पास एक स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र हुआ करता था, और वहाँ पर एक केंद्रीय शक्ति की प्रभुसत्ता होती थी। यानी किंग उसका हेड होता था, और किंग का जहाँ-जहाँ, जिन-जिन एरियाज़ में इम्पैक्ट होता था, जहाँ-जहाँ पे जो एरिया उसके अधीन होते थे, वो उसके अंदर
डर से कह सकते हैं या उसके अंदर लोभ से या उसके क्षोभ से, किसी भी तरह से वो उसके अंदर रहते थे। लेकिन अगर हम राष्ट्र राज्य की बात करें तो यहाँ भी शासक होते थे, यहाँ भी अधिकांश नागरिक थे, लेकिन फिर भी उनमें साझा पहचान का भाव था। अब ये साझा पहचान का भाव आया कहाँ से, राइट? ये साझा पहचान का भाव किसी अनंत काल से उनके साथ रहने से नहीं आया, बल्कि राजशाही सत्ता के साथ संघर्षों तथा नेताओं और आम लोगों की जो सहभागिता हुई, उनके आपस में जो कोऑर्डिनेशन हुआ, उससे ये राष्ट्र राज्य के का निर्माण हुआ और उसकी भावना निर्मित हुई। तो ऐसी हालत में फिर साम्राज्य से राष्ट्र राज्य तक का सफर कितना मुश्किल होगा, ये आप खुद समझ सकते थे। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन-कौन से कारक थे जिसने इस असाधारण परिस्थिति को बल दिया। सबसे पहला कारक जो हमारे विचार में आता है वो है औद्योगिक उत्पादन एवं व्यापार से शहरों का विकास। औद्योगिक उत्पादन, जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटेन में सबसे पहले 1750s के आसपास यानी 18वीं शताब्दी के मध्य में ही ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन यूरोप के दूसरे जो साम्राज्य थे, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, वहां पर उस औद्योगिक क्रांति को आने में लगभग 19वीं सदी हो गया, राइट? और कहीं न कहीं उस उत्पादन और व्यापार से जैसे-जैसे लोगों ने कमाना शुरू किया, शहरों का विकास हुआ, तो साथ ही साथ उनके बीच में जिस प्रकार से अपने स्थान में जो उपस्थित रिसोर्सेज थे, उन रिसोर्सेज को अपनाने का, उन्हें सँभालने का, उन्हें कंट्रोल करने का जो एक कारक निकल कर आया, वो कहीं न कहीं इसने राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने में बहुत सहायता दी। दूसरा हम कह सकते हैं कि नए वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जो किसी भी हाल में एक अलग तरह की सत्ता को चाहते थे, जिसमें कम से कम राज्यों का इंटरफेरेंस हो, और ये तभी संभव हो सकता था जब बहुत सारे जो छोटे-छोटे इलाके थे, उन्हें मिलाकर एक राज्य बनाया जाए। जहाँ पर किसी भी तरह का कंट्रोल ना हो, जहाँ पर किसी भी तरह का बाउंडेशन ना हो, जहाँ पे किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस ना हो। इन वाणिज्यिक वर्गों ने भी इस साझा पहचान के भाव को उभारने का काम किया। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति का रोल हम ऑलरेडी जानते हैं। एक बार फिर से हम इसके बारे में पढ़ेंगे इन डेप्थ कि किस तरह से फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्र यूरोप में राष्ट्रवादी भावना के उदय में सहायता प्रदान की। इसके अलावा कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद जो शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्ग बना, वो राष्ट्रीय एकता को उसने बढ़ावा दिया कि किस प्रकार से जो राष्ट्रीय एकता थी, जो विचार था, वो लोगों के बीच में भेदभाव को खत्म करने का था, और इसमें मध्य वर्गों की जो भूमिका थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो चली थी। इसके अलावा रेलवे के विकास ने यूरोप में राष्ट्रीय भावना के उदय में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। अब आते हैं फ्रांसीसी क्रांति के योगदान के बारे में। फ्रांसीसी क्रांति ने प्रभुसत्ता नागरिकों के समूह में हस्तांतरित कर दी, और ये एक ऐसा कारक था जिसने यूरोप के लगभग हर एक देश का ध्यान इसकी ओर, राष्ट्र राज्यों के उदय की ओर खींचा। क्योंकि इससे पहले लोग राजशाहियों के थे, उन्हें बोलने का कोई हक नहीं होता था, उन्हें किस तरह से एडमिनिस्ट्रेट करना है, ये सारा का सारा प्रबंध वहाँ के राजा किया करते थे। लेकिन फ्रांस में एक नया प्रयोग किया गया जिसमें सत्ता नागरिकों के हाथ में दी गई। तो ऐसे हालत में जो प्रभुसत्ता थी, वो हस्तांतरित होने के बाद ऐसा लगने लगा कि सभी लोगों को कि नहीं, ये पहले की स्थिति से बहुत बेहतर शासन व्यवस्था है। इसके अलावा नागरिक यानी समानता जैसे विचार और साथ ही पितृभूमि जैसे विचारों ने संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। क्रांति के विचारों पर आधारित राष्ट्रध्वज की जगह जब नया झंडा, जो अगर आपको याद हो, ब्लू, व्हाइट एंड रेड, एक नया झंडा अपनाया गया, तो उस राष्ट्रीय प्रतीक को देखकर जो लोगों का प्रतीक था, जो लोगों की भावनाओं, जन आकांक्षाओं का प्रतीक था, उसने लोगों को अपनी ओर जोड़ने का बहुत ही ज्यादा प्रयास किया और बहुत ही उसमें बढ़ावा दिया।
इसके अलावा सभी नागरिकों के लिए जो समान कानून बनाए गए, इस समानता के कानून ने साम्राज्य के लोगों को अपने राजा के प्रति अलगाव का भाव पैदा किया और इस तरह से शासन व्यवस्था की डिमांड वो करने लगे जिसमें सभी नागरिक एक समान हो, और ये तभी संभव हो सकता था जब राष्ट्र राज्य बने। इसके अलावा जो आंतरिक आयात निर्यात शुल्क की समाप्ति थी और एक समान व्यवस्था थी, उसमें कहीं न कहीं ये महत्वपूर्ण रोल बना, जहाँ पर राज्यों के बीच में जो उनके अलग-अलग प्रांत थे, उनकी अलग कर प्रणाली थी, उनकी जगह पर एक केंद्रीकृत कर प्रणाली जो सभी राज्य के उस राष्ट्र के अंतर्गत जितने भी प्रांत होते थे, उन पे ऊपर समान रूप से लागू होता था। तो ऐसे स्थितियों ने राष्ट्र राज्यों के होते में, क्योंकि ये व्यापार और वाणिज्य दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, उसने इसमें योगदान दिया। इसके अलावा क्षेत्रीय बोली के स्थान पर जब राष्ट्रभाषा के प्रयोग पर बल दिया गया, तो इसने भी राष्ट्र राज्यों के निर्माण के प्रति लोगों को प्रेरित किया, क्योंकि अब उस एक राष्ट्रभाषा के आधार पर वो अपने आप को उस प्रांत का एक नागरिक मानने लगे, जिन्हें उस राष्ट्रभाषा का प्रयोग किया जाने की बल दिया गया। लेकिन क्या राष्ट्रवाद के मायने समाज के सभी वर्गों के लिए एक जैसे थे? और क्या राष्ट्रवाद क्या सिर्फ एक प्रकार का था? नहीं। ना तो राष्ट्रवाद समाज के सभी वर्गों के लिए एक था और ना ही राष्ट्रवाद की जो अवधारणा थी वो एक जैसी थी। वास्तव में राष्ट्रवाद सभी लोगों के अपने-अपने तरीके से माने जा रहे थे। यहाँ पर हम राष्ट्रवाद के 3 प्रमुख जो भाग हैं या 3 जो अलग तरीके हैं जिससे राष्ट्रवाद फैला या राष्ट्रवाद को फैलाने का विचार किया गया, उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें सबसे पहला था उदारवादी राष्ट्रवाद, दूसरा हमारे पास है रूढ़िवादी राष्ट्रवाद और तीसरा जो हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण है, वो है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। तो आइए जानते हैं कि इस उदारवादी, रूढ़िवादी या क्रांतिकारी राष्ट्रवाद क्या होते हैं और उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने हैं, उसकी क्या जन आकांक्षाएं थी, वो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक क्षेत्र में किस प्रकार से बदलाव चाहते थे या उसमें उनकी क्या-क्या अपेक्षाएं थी। तो आइए चलते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में। उदारवादी राष्ट्रवाद सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत अलग तरीके की सोच रखते थे। यानी सामाजिक तरीकों में वो ऐसा चाहते थे कि व्यक्ति के लिए आजादी हो, कानून के समक्ष सबकी बराबरी का अधिकार हो। हालांकि जैसा हमने देखा कि फ्रांस में खुद ये संभव नहीं हो पाया था जब वोटिंग राइट्स प्रॉपर्टी के आधार पर दिए गए, राइट? लेकिन फिर भी जो सामाजिक अर्थों में अगर हम उदारवादी राष्ट्रवाद की बात करें, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारक थे कि व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी का अधिकार। राजनीतिक रूप में इस उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ होता था एक ऐसी सरकार जो सहमति से बनी हो, विशेषाधिकार की समाप्ति और साथ ही साथ संविधान और संसदीय सरकार का पक्षधर। यानी अगर संविधान और संसद होंगे तो वो कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा चुने जाएंगे, एक लॉ के ऊपर आधारित शासन होगा और ये कभी भी उन व्यक्तियों के ऊपर जाति नहीं होने देंगे जिनसे वो चीजें बनी हैं। इसके साथ ही आर्थिक आधार पर या आर्थिक रूप से वो ऐसा जो उदारवादी राष्ट्रवाद को मानने वाले लोग थे, उनका ऐसा मानना था कि बाजारों की मुक्ति होनी चाहिए, यानी उस पर राज्यों का नियंत्रण ना हो। इसके अलावा चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य के द्वारा जो भी नियंत्रण लगाए गए, वो सारे के सारे खत्म हो, ताकि वो निर्बाध रूप से एक प्रांत से दूसरे प्रांतों तक जा सके और इससे राष्ट्रवाद और ज्यादा बढ़ता। तो आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। अगली प्रस्तुति में हम इससे आगे की कहानी पढ़ेंगे और जो दूसरे तरीके के राष्ट्रवाद हैं उनके और साथ ही साथ फ्रांस में यूरोप में किस प्रकार से इस राष्ट्रवाद का फैलाव हुआ उसके बारे में हम जानेंगे, जिसमें इटली और जर्मनी के एकीकरण भी शामिल है। तब तक के लिए आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी, अपने सुझाव और प्रतिक्रिया मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब या शेयर जरूर करें। धन्यवाद।